घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और समय जैसे जैसे बढ़ रहा था, अनामिका के ससुराल में सभी के चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। पता नहीं बहू कहाँ रह गई, रात के 12 बजने को आए। बड़ी बहू, उसका मोबाइल अब भी ऑफ ही आ रहा है क्या? हाँ पापा, अभी भी ऑफ ही है। विक्की, तुझे बोलकर तो गई थी ना कहाँ जा रही है? नहीं मम्मी, मुझसे कहाँ कुछ बोलती है वो, जो उसका मन करता है वही करती है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की बेल बजी। विक्की, बहू ही होगी। आज मैं उसकी खबर लेता हूँ, पता नहीं क्या समझ रखा उसने। दरवाजे पर अनामिका ही थी। जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसके लड़खड़ाते कदम देखकर सभी को समझ आ गया कि वो शराब पीकर आई है। ये कोई समय है घर आने का? तुमने घड़ी देखी है कि नहीं? कितने बज रहे हैं? अरे बहू, कहाँ चली गई थी तुम? हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। अनामिका, तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? एक साथ इतने सवाल सुनकर अनामिका चिढ़ गई और लड़खड़ाते कदम और लड़खड़ाती जबान से सभी को कहा, अरे भाई, बस 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 करो। घर में आई नहीं कि सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। ये घर है या पुलिस स्टेशन? अनामिका, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? वाह 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 वाह, ये देखो, मेरा तरीका पसंद नहीं है तो तुम लोग अपने तरीके पर भी तो गौर करो। बहू देखो, हम लोग कुछ गलत तो नहीं न पूछ रहे हैं तुमसे। इतनी रात हो गई, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो हम सबका टेंशन में आना स्वाभाविक ही है ना। देखिए माय डियर सासू जी, ससुर जी, पतिदेव और बड़ी भाभी, मेरे लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी समझदार तो जरूर हूं कि अपना भला बुरा सोच सकूं। अब चलिए, हटिए सामने से, हटिए हटिए हटिए, मुझे नींद आ रही है। सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं विक्की और अनामिका की शादी को। इन 6 महीनों में उसने अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया है। उसके ससुराल वाले बहुत ही सीधे साधे हैं, जिसका वो भरपूर फायदा उठाती है। अनामिका एक अय्याश किस्म की औरत है, जिसे पार्टियां करना, पार्टियों में जमकर शराब पीना और गैर मर्दों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद है। और इसके लिए अगर कोई उसे रोक टोक दे तो, देखो विक्की, तुम जैसा मुझे बनाना चाहते हो वो मैं कभी नहीं बन सकती। मैं आजाद ख्याल औरत हूँ, मुझे दासी बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन अनामिका, हम लोग भी आजाद ख्याल लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सीमा तोड़ दें। ऐसी कौन सी सीमा तोड़ दी मैंने जो तुम सुबह सुबह लेक्चर देने आ गए? सुनो, रात का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, जरा बड़ी भाभी को बोलकर नींबू पानी बनवा दो ना। वो ये कह रही थी तभी विक्की की बड़ी भाभी शालिनी हाथ में नींबू पानी लेकर अनामिका के कमरे में आई। लो अनामिका, तुम्हारा नींबू पानी। अनामिका ने शालिनी के हाथ से नींबू पानी लिया और पीते हुए कहा, भाभी, वो कल शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना देंगी आप उनके लिए? वो क्या है ना, कई हफ्तों से मेरे दोस्त घर पर पार्टी देने के लिए मुझसे जिद कर रहे हैं। हाँ अनामिका, बना दूंगी। और हाँ भाभी, पापा जी और मम्मी जी को कह दीजिएगा कि शाम को कहीं बाहर चले जाएं। I mean, कहीं सत्संग वत्संग में, क्योंकि पार्टी होगी तो पीना पिलाना तो होगा ही, और मैं नहीं चाहती कि पार्टी के बीच में दोनों बूढ़े बुढ़िया चिक चिक करें। और हाँ पतिदेव, आप भी अगर हो सके तो कल ऑफिस से लेट आइएगा, या नहीं तो आप भी मम्मी पापा के साथ सत्संग में चले जाइएगा, क्योंकि एंजॉय करना तो आपको आता ही नहीं। अनामिका की बातों को सुनकर विक्की मन महसूस कर रह गया। एक घर की 2 बहुएं, अनामिका और शालिनी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक ओर शालिनी संस्कारों से भरी हुई और दूसरी ओर अनामिका एक नंबर की अय्याश। शालिनी भाभी, मैं तो तंग आ गया हूं अनामिका से। नरक हो गया मेरा जीवन इससे शादी करके। मेरा मन करता है कि इससे तलाक ले लूं। देखिए देवर जी, 2 तरीके से जिंदगी जी सकते हैं, या तो तोड़कर या जोड़कर। लेकिन तोड़कर जिंदगी जीने वाले सुकून से नहीं रह सकते, और जोड़कर जो रहते हैं, सच्चा सुख उन्हीं के पास होता है। अपनी बड़ी भाभी की बातों को सुनकर विक्की बोला, भाभी, तोड़ना कौन चाहता है, लेकिन ऑप्शन क्या है? आपने देखा है माँ को, आपने देखा है बाबूजी को, वो छिपकर रोते हैं मेरे लिए, अपने लिए, इस घर के लिए। देवर जी, मैं उनका दुख समझती हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो इस उम्र में उदास रहे, अनामिका के बारे में सारा दिन सोचते रहे। मैं उन्हें खुश रखने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मैं फेल हो जाती हूँ। ये कहते हुए शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी देवर जी, मैं फेल हो जाती हूँ। नहीं भाभी, प्लीज आप मत रोइए। आपने ही तो इस घर को संभाल कर रखा है, बिखरने नहीं दिया। भैया की असमय मौत के बाद इस घर पर कितना बड़ा कहर टूटा था, लेकिन आपने उस दुख की घड़ी में भी धैर्य रखा। खुद नौकरी की, घर को संभाला, मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि मैं आज इस घर की जिम्मेदारी उठा सकूं। आप कभी फेल नहीं हो सकती भाभी। देवर जी, वो तो मेरा फर्ज था,
शालिनी के पति अमरीश आर्मी में थे। शत्रुओं से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। शालिनी जब पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो उन्होंने कहा था कि देखो शालिनी, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी ड्यूटी भारत माँ की सेवा में है, तो हो सकता है कि मैं तुझे कुछ कम समय दे पाऊं, लेकिन प्यार पूरा दूंगा, मैं भी और मेरा परिवार भी। देख, मैं तो ज्यादा यहां रहता नहीं, लेकिन तुझ पर इस घर की जिम्मेदारी सौंपता हूं। जितना संभव हो इस जिम्मेदारी को निभाना, क्योंकि एक औरत के हाथ में ही किसी घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। और सच में शालिनी ने जैसा कहा वैसा किया। उसने इस घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाई। शालिनी के सास ससुर तो उसे बहू मानते ही नहीं थे, वो तो इस घर की बेटी थी। लेकिन जब से शालिनी के देवर विकी की शादी हुई थी, ये पूरा घर टूट रहा था। इस घर की शांति भंग हो गई थी। आज भी अनामिका ने घर में पार्टी रखी थी और पार्टी में कान फाड़ू संगीत बज रहा था। अनामिका पूरे मेकअप में इधर उधर टहल रही थी। तभी उसके एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज तो तुम कयामत लग रही हो अनामिका। है आज मैं तो हमेशा ही कयामत लगती हूँ। नो डाउट, गॉर्जियस। ये कहकर अनामिका के उस दोस्त ने उसे गले से लगाना चाहा, लेकिन अनामिका मुस्कुराती हुई वहाँ से हट गई और हेलो गाइस, आई होप कि तुम सब लोग पूरा एंजॉय कर रहे होगे। अरे सब्र करो दोस्तों, सारा इंतजाम है। उसके बाद वो घर घर कम रहा। मैं खाना ज्यादा बन गया। कुछ देर बाद तो आधे से अधिक लोग पूरी तरह टल्ली हो गए। शराब के दौर के बाद सभी को जोरों की भूख लगी। अरे अनामिका, पीना पिलाना तो बहुत हो गया, अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या इंतजाम है खाने का? अरे मस्त इंतजाम है। इस घर में एक बिना पगार की नौकरानी रखी है हमने। बिना पगार की? हाँ, कुछ ऐसा ही है। खैर वो छोड़ो, वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि तुम लोग हाथ चाटते रह जाओगे। अनामिका ने शालिनी से खाना लगाने को कहा। लोग खाना खाने लगे और सभी उसके खाने की तारीफ भी करने लगे। अनामिका, सच में यार, तुम्हारी ये मुफ्त की नौकरानी तो गजब का खाना बनाती है। कभी इसे हमारे घर भी भेज दे। अनामिका के दोस्तों के मुंह से अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर शालिनी को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वो चुप रही। धीरे धीरे पार्टी अंजाम पर पहुंच गई। एक एक कर सारे दोस्त घर जाने लगे, लेकिन अनामिका का एक दोस्त जिसका नाम धीरज था और जो पूरी तरह नशे में टल्ली था, वो अनामिका को छेड़ने लगा। गॉर्जियस, एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहो ना धीरज। यार देख, तू शादीशुदा है, मैं भी, लेकिन यार तुझे जब भी देखता हूँ तो यार मेरे दिल में ना कुछ कुछ होता है यार, कुछ कुछ होता है। नहीं, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है यार। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अरे ये क्या कर रहे हो धीरज? देखो तुझे बहुत चढ़ गई है, तुम अभी घर जाओ। घर? अरे कौन सा घर? तेरे बिना भी कोई घर है क्या? सुनो ना, मुझसे शादी करोगी? धीरज, मैंने कहा ना तुम्हें बहुत चढ़ गई है, चलो घर जाओ। मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें पता तो है ना। हालांकि शराब तो अनामिका ने भी बहुत ज्यादा पी रखी थी, लेकिन फिर भी वो धीरज जो कर रहा था उसका विरोध कर रही थी। लेकिन धीरज अपनी जिद पर अड़ा था और फिर उसने एक शर्मनाक हरकत की। अच्छा, शादी नहीं कर सकती तो सुहाग रात तो मना सकती है ना। ये कहकर वो उससे और भी जबरदस्ती करने लगा। अनामिका इतने नशे में थी कि वो खुद को बचा भी नहीं पा रही थी। लेकिन शालिनी ने जब ये देखा कि धीरज अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश कर रहा है, तो उसने एक जोरदार तमाचा उसे खींचकर मारा। 2 टके की नौकरानी, तूने मुझे थप्पड़ मारा? अभी तो थप्पड़ मारा है, अगर यहाँ से गए नहीं तो जान से भी मार दूंगी। तो जान से मारेगी मुझे? तो रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये कहकर धीरज शालिनी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शालिनी ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। कोई भ्रम में मत रहना, फौजी की बीवी हूँ, जरूरत पड़े तो सिर भी काट दूंगी। शालिनी से पिटाई खाने के बाद धीरज का नशा छूमंतर हो गया। वो अपना समूह लेकर वहां से चला गया। अगले दिन जब अनामिका को होश आया तो रात की सारी बातें उसकी आंखों के आगे आ गई। उसका दिल पश्चाताप से भर गया। भाभी, आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत नीचा दिखाया, अपनी कारगुजारियों से आप सभी का दिल दुखाया, लेकिन आपने उन सब बातों की परवाह किए बिना मेरे दामन में दाग लगने से बचाया। भाभी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? बस असली माफी यही है। अनामिका, ये घर तुम्हारा है जो थोड़ा सा टूट गया है। ये सुनकर अनामिका ने शालिनी को गले से लगा लिया।
शारदा के दो बेटे थे, सोहन और मोहन। बड़ा बेटा सोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी गायत्री घर संभालती थी, जबकि छोटे बेटे मोहन का कॉलेज बस खत्म ही हुआ था और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। भाभी प्लीज एक कप कॉफी बना दोगे क्या आप? हाँ भैया, बस अभी बनाकर लाई। ये लीजिए भैया आपकी कॉफी। और सुनिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना इस देश में कंपनियां खत्म हुई हैं और ना ही नौकरियां। थैंक्स भाभी, पर आपको कैसे पता चला कि मेरा इंटरव्यू खराब गया है? आपके चेहरे से। और फिर आपने कॉफी भी तो मांगी ना। मुझे पता है, आप जब भी परेशान होते हो तो आपको कॉफी चाहिए होती है। गायत्री ऐसी ही थी। वो घर के हर सदस्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। सबकी खुशी में खुश रहना और सबके दुखों को बांट लेना उसे बहुत अच्छे से आता था। लेकिन इस सब के बावजूद वो अब तक अपनी सास शारदा के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। हे भगवान, ये क्या बनाया है? पूरे महीने का तेल इसे एक सब्जी में ही उड़ेल दिया है क्या? और ये पूड़ियां, ये किस खुशी में बनी है आज? माँ जी, वो आज मोहन भैया का मूड थोड़ा खराब था तो मैंने सोचा कि तू ज्यादा सोचा वोचा मत कर, समझी ना? खुद तो पतली हो नहीं सकती, उल्टा हम सबको मोटा करने पर तुली है। माँ क्या बोल रही हो? इतनी अच्छी सब्जी तो बनाई है भाभी ने, एक बार खाकर तो देखो। तू चुप कर। इतना तेल वाला खाना खाएगा तो देखना, एक दिन इसके जैसा ही फूल जाएगा। फिर कोई लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी, समझा? माँ ऐसा नहीं है, गायत्री के खानदान में अभी भी कई लड़कियां बाकी हैं शादी के लिए। तो अगर अपना मोहन मोटा भी हो गया तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई उस हिसाब से मिल ही जाएगी। क्यों गायत्री? अपनी सास के ताने तो गायत्री बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अपने पति से इस तरह का व्यंग गायत्री सह नहीं सकी। हालांकि उसने पलटकर अब भी कुछ नहीं कहा और वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगी। कुछ ही देर में सोहन कमरे में आया। गायत्री, क्या तरीका है ये? है तुम ऐसे कमरे में क्यों चली आई? तुम्हें पता है माँ को तुम्हारी इस हरकत से कितना बुरा लगा? नहीं पता मुझे। ठीक वैसे जैसे आपको नहीं पता कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं और मुझे भी बुरा लग सकता है। ओहो, अब ये फालतू का ड्रामा मत शुरू करो तुम। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुमसे? तुम ही बताओ, तुम्हारे घर में सब हट्टे कट्टे नहीं है क्या? बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ है, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं। यही तो बात है ना, तुम्हें अपने इस मोटापे में कोई बुराई नजर ही नहीं आती, इसीलिए दिन ब दिन और फैलती जा रही हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आगे से कभी कुछ नहीं कहूंगा। अब से तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। शारदा और सोहन दोनों चाहते थे कि गायत्री पतली हो जाए, लेकिन इसे लेकर उनका गायत्री से बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। शारदा हर वक्त गायत्री के मोटापे को लेकर उसे ताने देती रहती थी, जबकि सोहन धीरे धीरे उससे दूरियां बना रहा था। वो ना तो कभी गायत्री को कहीं घुमाने लेकर जाता था और ना अपने साथ किसी फंक्शन में ले जाता था। मोहन जल्दी चल भाई। और माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटा, चल मैं तैयार हूँ। अरे पर भाभी, उन्हें तो आ जाने दीजिए। वो नहीं जाएगी, सब चल देंगे तो घर पर कौन रहेगा? अगर ऐसा है तो मैं घर पर रह जाता हूँ, आप लोग भाभी को ले जाइए। क्यों बहस कर रहा है मोहन? माँ ने कह दिया ना कि गायत्री नहीं जाएगी तो बस बात खत्म। वैसे भी उसे ले जाकर क्या होना है, ये तू भी अच्छे से जानता है। और नहीं तो क्या, वहां सबकी बहुएं एक से एक सुंदर और छरहरे शरीर की हैं। उन सबके बीच ये हमारी नाक ही कटाएगी बस। ये बात गलत है माँ। माना कि भाभी थोड़ी हेल्दी हैं, लेकिन वो पतली भी हो सकती हैं। बस उन्हें हमारी थोड़ी मदद चाहिए। चुप कर तू, बड़ा आया उस भैंस की पैरवी करने वाला। अरे पागल, तेरे ही भले के लिए नहीं ले जा रहे उसे। कमला मौसी ने एक अच्छा रिश्ता बताया है तेरे लिए। वो लड़की वाले भी इस फंक्शन में आ रहे हैं, तो उनके सामने सब अच्छा अच्छा ही दिखना चाहिए, समझा? अब बहस बंद कर और चुपचाप चल हमारे साथ। मोहन की सोच अपनी माँ और भाई से काफी अलग थी, लेकिन फिर भी वो गायत्री के लिए कुछ नहीं कर सकता था। जिस रिश्ते की बात मोहन के लिए चल रही थी, आखिरकार वहां बात बन गई और फिर कुछ ही महीनों बाद मोहन और त्रिशा की शादी हो गई। शादी के पूरे फंक्शन में गायत्री को सबके सामने आने का बहुत ही कम मौका दिया गया और इसके पीछे की वजह सिर्फ गायत्री का मोटापा ही था। दूसरी तरफ त्रिशा रंग रूप और फिटनेस के मामले में बिल्कुल वैसी थी जैसी कि शारदा को चाहिए थी। भाभी प्लीज मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दीजिए। हाँ, आलू के पराठे बनाए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। व्हाट? आलू के पराठे? ओह गॉड, मैं ये नहीं खा सकती, इनमें तो बहुत कैलोरीज होती हैं। आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए 2 अंडे बॉईल कर दीजिए और 1 गिलास फ्रेश जूस। और हाँ भाभी, प्लीज थोड़ा जल्दी करना। घर के कामों में मदद करना तो दूर की बात थी,
त्रिशा अपने सारे काम भी हमेशा गायत्री से ही करवाती थी और शारदा को भी इसमें कोई बुराई नहीं दिखती थी। उसने कभी भी त्रिशा को नहीं टोका, उल्टा वो तो त्रिशा को और बढ़ावा दे रही थी। आ गई बहू, आ जाओ, मैं और मोहन बस चाय पीने ही बैठे थे। नहीं मम्मी जी, आप लोग बैठिए, मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाकर लाती हूँ। तुम क्यों बनाओगी? वो महारानी है तो रसोई में, वही बना देगी। क्यों माँ, भाभी क्यों बनाएंगी? वैसे भी वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। त्रिशा को कम से कम अपने काम तो करने ही चाहिए। तू चुप कर, और मैं उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। जितना काम करेगी उतना हिलेगी डुलेगी, और फिर शायद वजन भी कुछ कम हो जाए। त्रिशा, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं बोलती हूँ गायत्री को, वो ग्रीन टी बनाकर तुम्हें वहीं दे जाएगी। शारदा त्रिशा को इसी तरह बढ़ावा देती रही और इसी के साथ गायत्री की बेकदरी भी बढ़ती गई, साथ ही साथ गायत्री का मोटापा भी और उस मोटापे से होने वाली परेशानियां भी। सोहन, आ गया बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नया नहीं है माँ, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक इसका ये मोटापा कम नहीं होगा तब तक ये माँ नहीं बन सकती। हे भगवान, तो इसका मतलब कि हमें बच्चे की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। क्यों माँ जी, मैं पतली भी तो हो सकती हूँ। रहने दे, पतला होना तेरे बस की बात नहीं है। इतने सालों से देख रही हूँ, खाना देखते ही तेरी लार टपकने लगती है, और कसरत तो तेरे पूरे खानदान में किसी ने ना की, तो तू बस रहने ही दे। सच में कर्म तो हमारे ही फूटे थे जो गलत जगह रिश्ता जोड़ बैठे। वक्त के साथ शारदा के दिल में गायत्री के लिए नफरत और उससे बात करने का तरीका दोनों ही बिगड़ते गए। नौबत यहां तक आ पहुंची कि शारदा सोहन की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगी। त्रिशा बेटा, वो तुमसे कुछ बात करनी थी, खाली हो क्या? हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है? बेटा, गायत्री का हाल तो तुमसे छिपा नहीं है, और मैं अपने सोहन को इस हाल में नहीं देख सकती, तो मैं चाहती हूं कि मैं सोहन की फिर से शादी करवा दूं। पर मम्मी जी, भाभी के रहते ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उस मोटी भैंस से छुटकारा चाहिए। मैं उसका और सोहन का तलाक करवाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। त्रिशा को भी शायद इसी मौके का इंतजार था। अब वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिसके बहाने गायत्री को बातें सुनाई जा सके। शारदा और सोहन ने भी इस सब में उसका पूरा साथ दिया, लेकिन गायत्री के शरीर पर जैसे चर्बी मोटी थी, ठीक वैसे ही वो मन से भी बहुत मजबूत थी। उसने त्रिशा और शारदा की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने बिना कोई शिकायत किए सब कुछ सहने का फैसला किया। फिर एक दिन, भाभी भाभी, गजब हो गया, माँ और भैया का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों हॉस्पिटल में अभी। क्या कह रहे हो भैया, ये कैसे हैं? और माँ जी, वो ठीक तो है ना? खतरे वाली तो कोई बात नहीं भाभी, लेकिन दोनों को बहुत चोटें आई हैं, कई जगह से हड्डियां टूटी हैं, तो दोनों को कई महीने तक बिस्तर पर ही रहना होगा। गायत्री चाहती तो इस मौके का पूरा फायदा उठा सकती थी, और उसने ऐसा किया भी, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से। माँ जी, मैं यही हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस एक आवाज दे दीजिएगा, मैं तब तक इन्हें खाना खिला देती हूँ। शारदा और सोहन के इतने खराब व्यवहार के बावजूद गायत्री ने उन दोनों की दिल लगाकर सेवा की। कई महीनों तक दिन रात वो उन दोनों के साथ लगी रही, जबकि त्रिशा ने एक बार भी उन दोनों का हाल तक नहीं पूछा। और फिर आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका गायत्री को हमेशा से इंतजार था। माँ जी, ये देखिए, मैंने धोखे से तलाक के इन कागजों पर भाभी से दस्तखत करवा लिए हैं। अब बस भैया के दस्तखत चाहिए और फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लाओ, दिखाओ तो जरा। शारदा ने तलाक के कागज फांसी रखे कूड़ेदान में डाल दिया। ये देखकर त्रिशा भड़क गई। ये क्या किया माँ जी? मैंने कितनी मेहनत से ये सब किया था। लेकिन गायत्री की मेहनत तुम्हारी मेहनत पर भारी पड़ गई बेटा। तुम तो आज आई हो हमसे मिलने, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब गायत्री ने हमें अकेला छोड़ा हो। तो बात यह है बेटा कि अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है और तुम भी बदल दो। अब गायत्री को इस घर से निकालना नहीं, बल्कि उसे उसकी सही जगह देनी है, साथ ही उसकी मदद भी करनी है पतला होने में। दरवाजे के पास खाना हाथ में लिए खड़ी गायत्री सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी, लेकिन इस बार नमी के साथ खुशी थी, तकलीफ नहीं।